कि ओम्स लॉ क्या होता है या ओम्स लॉ में किन चीजों के बारे में बताता है। आज हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में कि रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे या किन चीजों पे डिपेंड करती है बेटा। तो आप कहोगे डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस बेटा। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस बेटा। देखिए बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर का काज आपको पता है कि कंडक्टर में रेजिस्टेंस क्यों होती है। तो बेटा उसका काज आपको ये पता है कि कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होती है वो एक्चुअली मालिक्यूलर कोलिजन की होती है। और जब मालिक्यूल कंडक्टर के अंदर कोलाइड करते हैं तो कोलाइड करने की वजह से उसके अंदर रेजिस्टेंस आती है। और मालिक्यूलर जो स्ट्रक्चर होती है मटेरियल की वो डिफरेंट मटेरियल्स की डिफरेंट होती है। इसलिए आप कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर होती है मटेरियल की, जिस स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रॉन को गुजरना होता है वो स्ट्रक्चर मैटर करती है रेजिस्टेंस के अंदर। किसी मटेरियल की ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर कम अपोजिशन आती है और किसी मटेरियल की जो ऐसी होती है स्ट्रक्चर जिसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा आती है। तो आप कहोगे बेटा कि पहला जो फैक्टर होता है वो होता है बेटा कि रेजिस्टेंस जो होती है बेटा आर डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ कंडक्टर बेटा। नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करती है बेटा। नंबर टू बेटा, रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लेंथ पे बेटा। जितनी कंडक्टर की लेंथ ज्यादा होती है उतनी रेजिस्टेंस जो होती है बेटा वो ज्यादा होती है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के। क्योंकि बेटा लेंथ जितनी बढ़ेगी उतनी जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको अपोजिशन ज्यादा फेस करके गुजरना पड़ेगा। रास्ता जितना लंबा होगा और जितना रास्ता खराब होगा उसमें एनर्जी का वेस्ट जो होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि रेजिस्टेंस जो होती है बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के बेटा। एरिया से इनवर्स रिलेशन होता है इसलिए कि जितनी एरिया बड़ी होगी उतनी उस कंडक्टर के अंदर फ्री चार्जेस ज्यादा होंगी। और जितनी फ्री चार्जेस ज्यादा होंगी उसके अंदर हम कहेंगे करंट ज्यादा फ्लो करेगा। और जितना करंट ज्यादा फ्लो करेगा हम कहेंगे रेजिस्टेंस कम है बेटा। और चौथा जो फैक्टर होता है बेटा इसके अंदर, और चौथा फैक्टर होता है बेटा कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर से। इसलिए कि बेटा कि इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज कोलिजन्स बेटा। टेम्परेचर जो होता है बेटा वो इंक्रीज होने से कोलिजन्स का रेट इंक्रीज होता है। इसलिए रेजिस्टेंस डायरेक्ट रिलेशन रखती है टेम्परेचर से बेटा। ठीक है, अब अगर आप इसका फार्मूला बनाए बेटा तो आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ओवर एरिया बेटा। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए बेटा। या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस आर नॉट इज इक्वल टू एल अपॉन ए बेटा। बेटा ये जो फार्मूला होता है ये रेजिस्टेंस की मेजरमेंट का फार्मूला है, लेकिन ये किसके ऊपर? 0 डिग्री सेल्सियस पे। अगर कोई भी कंडक्टर है उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस आप रखते हो, 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर किसी भी चीज की रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो ये फार्मूला लगेगा, जबकि बाकी टेम्परेचर पे ये नहीं लगेगा।
इसलिए कि इस फार्मूले के अंदर एक फैक्टर रो आता है बेटा, और रो की जो वैल्यू आपके बुक में दी हुई है वो 0 के हिसाब से दी हुई है। मीन्स इसके अंदर जो कांस्टेंट है ना वो 0 के हिसाब से दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है, जो आप 0 वाला कांस्टेंट इस्तेमाल करोगे तो रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन भी किसके ऊपर आएगी? 0 पे। आप इसको इस तरह से कह सकते हैं बेटा कि अगर आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है, ये सपोज करें आपके पास एक कंडक्टर है और उसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो उसकी रेजिस्टेंस जो होगी वो हो जाएगी रो एल अपान ए। अगर एनी अदर टेम्परेचर है तो ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आप कह सकते हैं बेटा कि रो एल अपान ए is used to measure resistance of conductor at 0 degree Celsius or 273 Kelvin. आप कहेंगे this formula cannot be used for any other temperature T greater than 0 degree Celsius or T less than 0 degree Celsius. ठीक है, लेस देन के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और ग्रेटर देन के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब फिर किसी और टेम्परेचर पे कौन सा फार्मूला लगेगा बेटा? अगर किसी एनी अदर टेम्परेचर पे अगर हमें रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो वो फार्मूला आगे कैलकुलेट करते हैं कि अगर 30 डिग्री पे है, 40 डिग्री पे है, 10 डिग्री पे है, 100 डिग्री पे है, रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो उसका फार्मूला आगे करते हैं बेटा। अब इस फार्मूले के अंदर ये रो क्या होता है बेटा? ठीक है, ये जो रो होता है बेटा, ये रो इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बेटा। इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहते हैं बेटा। स्पेसिफिक का मकसद होता है कि ऐसी चीज जिसके अंदर कुछ डायमेंशन फिक्स हो जाए। तो यहाँ पे जब हम कहते हैं रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, जैसे आप स्पेसिफिक हीट पढ़ते हो तो स्पेसिफिक हीट का मकसद है वो हीट जो 1 किलोग्राम सब्सटेंस की हो। इसी तरह से अगर हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्या मतलब होगा बेटा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब होगा बेटा रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब होगा बेटा रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हैविंग लेंथ 1 मीटर, एरिया 1 मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब। के स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मकसद है ऐसे कंडक्टर की रेजिस्टेंस जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, जिसकी एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो या जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो और उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो। मीन्स कंडक्टर का लेंथ 1 मीटर हो, कंडक्टर की एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो या ओवरऑल कंडक्टर का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो और उसका टेम्परेचर भी कितना हो? 0 डिग्री हो। तो उस कंडक्टर की जो इन कंडीशन के अंदर रेजिस्टेंस होती है उसको कहा जाता है रेजिस्टिविटी बेटा। तो रेजिस्टिविटी का मकसद है बेटा रेजिस्टेंस, आप कहेंगे रो इज रेजिस्टेंस
ऑफ कंडक्टर हैविंग लेंथ 1 मीटर, एरिया 1 मीटर स्क्वायर, और आप कहेंगे वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब एट 0 डिग्री सेल्सियस में। तो रेजिस्टिविटी जो होती है वो रेजिस्टेंस ही है, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर ये जनरल रेजिस्टेंस नहीं है, ये एक ऐसी रेजिस्टेंस है जिसके अंदर उस कंडक्टर का लेंथ, एरिया, वॉल्यूम फिक्स होता है और टेम्परेचर भी फिक्स होता है। ठीक है, तो आप कहोगे बेटा अब यहां से फार्मूला आ जाएगा रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल बेटा, और इसका यूनिट कौन सा हो जाएगा बेटा? यूनिट हो जाएगा इसका ओहम मीटर हो जाएगा बेटा, इसका यूनिट होता है बेटा ओहम मीटर होता है रेजिस्टिविटी का। और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी आर एंड रो आर ऑलवेज पॉजिटिव, they can also be जीरो बेटा। ये हमेशा पॉजिटिव होती है या जीरो होती है, ये निगेटिव नहीं होती बेटा। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ज्यादातर पॉजिटिव होती है, कोई एक्सेप्शनल केस हो जिसके अंदर कोई ऐसी निगेटिव आ जाए तो अलग बात है, लेकिन ये मोस्टली क्या होती है? पॉजिटिव होती है। आप कह लें कि रेजिस्टेंस का मकसद है अपोजिशन, या अपोजिशन होगी या नहीं होगी, सिंपल सी बात है। अगर नहीं होगी मीन्स जीरो रेजिस्टेंस, और अगर होगी मीन्स पॉजिटिव रेजिस्टेंस। नेगेटिव का तो मतलब ही नहीं बनता। नेगेटिव का मकसद है कि सपोर्ट हो, सपोर्ट तो कैसे होगी? सपोर्ट तो नहीं करेगा कंडक्टर करंट को, अपोजिशन तो आनी आनी है। रेजिस्टेंस जीरो होती है सुपर कंडक्टर्स की बेटा। ठीक है, आप कहेंगे कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू जीरो ऑफ सुपर कंडक्टर्स बेटा। सुपर कंडक्टर्स ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस जीरो होती है, और सुपर कंडक्टिविटी एक ऐसी फिनोमिना होती है जो लो टेम्परेचर पे होती है बेटा। बहुत ही लो टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी कुछ मटेरियल दिखाते हैं, आम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टिविटी नहीं होती। सुपर कंडक्टिविटी लो टेम्परेचर पे होती है, और लो टेम्परेचर पे कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनकी रेजिस्टेंस जीरो पे आ जाती है, तो ऐसे कंडक्टर्स को सुपर कंडक्टर्स कहा जाता है, और ऐसी फिनोमिना को सुपर कंडक्टिविटी कहा जाता है। ठीक है बेटा, और रो जो होती है बेटा, रो डिपेंड्स अपॉन, बेटा ये रो डिपेंड किस पे करती है? एक डिपेंड करती है बेटा नेचर ऑफ कंडक्टर पे बेटा, नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करती है। दूसरा डिपेंड करती है बेटा टेम्परेचर पे। ठीक है बेटा, एक नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करती है और दूसरा किस पे डिपेंड करती है बेटा? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करेगी या किस पे डिपेंड करेगी बेटा? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी बेटा। नेचर ऑफ कंडक्टर पे इसलिए डिपेंड करेगी कि कंडक्टर की जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होती है वो डिफरेंट होती है, इसलिए नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करती है। और दूसरा टेम्परेचर पे डिपेंड इसलिए करती है क्योंकि ये रेजिस्टेंस ही है, रेजिस्टेंस ही है जो स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर होती है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि इसमें लेंथ और एरिया तो फिक्स है। लेंथ जो होती है बेटा वो 1 मीटर होती है, और एरिया क्या होती है? 1 मीटर स्क्वायर। अब आप कहोगे फिर तो सर आपने डेफिनेशन के अंदर लिखा है एट 0 डिग्री, तो टेम्परेचर भी फिक्स है। बेटा आपके बुक में जो वैल्यूज दी गई है ना वो जीरो वाली दी गई है,
लेकिन अगर टेम्परेचर डिफरेंट करेंगे तो डिफरेंट वैल्यूज हमें मिल सकती है इसकी। आपके बुक में 0 वाली दी गई है तो मैंने डेफिनेशन में 0 लिख दिया है, आपके बुक में 0 की वैल्यूज दी गई है, लेकिन ये टेम्परेचर पे, और ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, एनटीएस के अंदर भी आ चुका है, टीएमसी के अंदर भी ये क्वेश्चन आया है। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहा है कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे और किस पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये बात जान, क्योंकि ये पंजाब के अंदर लिखा हुआ है, इसलिए बार बार ये क्वेश्चन जो है वो 2-3 बार ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, सिंध के अंदर आया है, क्योंकि अपने बुक में ये लिखा हुआ नहीं है कि ये किस पे डिपेंड करती है, पंजाब के अंदर लिखा हुआ है बेटा। ठीक है, तो ये हो गई बेटा रेजिस्टिविटी। अब हम करते हैं बेटा टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे बेटा मैं आपको ओह्म्स लॉ के अंदर टेम्परेचर का ग्राफ के ऊपर क्या असर होता है, कि जो ओह्म्स लॉ का हम ग्राफ बनाते हैं ना, उसके अंदर टेम्परेचर पे, टेम्परेचर का क्या असर होता है बेटा, टेम्परेचर एंड ओह्म्स लॉ बेटा। देखिए बेटा, अगर इस तरह से बेटा हम ओह्म्स लॉ का ग्राफ लेते हैं बेटा, देखिए बेटा ये ग्राफ हम लेते हैं आई और वी के दरमियान, और ये भी ले सकते हैं बेटा, वी और आई के दरमियान भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं वैसे ले, ऐसे भी ले ले, कोई मसला नहीं। ठीक है, अब अगर आपके पास बेटा एक ही मटेरियल है बेटा, उसके 2 कंडक्टर है बेटा, मैं थोड़ा कलर समझाने के लिए चेंज कर रहा हूँ। सपोज करें ग्रीन कलर का कंडक्टर है, और ये बेटा आप कह लें कि ये जो है वो रेड कंडक्टर है। हमारे कंडक्टर दोनों सेम है बेटा, दोनों कॉपर के हैं। ठीक है, आप ये कह लें कि ये भी कॉपर का है, इस तरह से बेटा आप कह लें कि दोनों कॉपर के हैं बेटा, ये भी कॉपर का है और ये भी कॉपर का है। दोनों की लेंथ बेटा सेम है, दोनों की एरिया भी सेम है बेटा, लेंथ भी सेम है, एरिया भी सेम है, टेम्परेचर में फर्क है बेटा। इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है और इसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और दोनों को पोटेंशियल भी सेम देते हैं बेटा, इसको भी 10 वोल्ट देते हैं, यहाँ पे 10 वोल्ट दिया है बेटा V1, और इसको भी हमने इस तरह से 10 वोल्ट दिया है बेटा V2 है। V1 इज इक्वल टू V2, V1 बराबर होता है बेटा V2 के। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा करंट सेम नहीं होगा, क्योंकि करंट किस पे डिपेंड करता है बेटा, टेम्परेचर। ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस R1 होगी, इसकी कंडक्टेंस K1 होगी, इसकी रेजिस्टेंस R2 होगी, कंडक्टेंस K2 होगी बेटा। रेजिस्टेंस कम होगी बेटा, कंडक्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी बेटा, और करंट I1 ज्यादा होगा करंट I2 से, क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगी, करंट क्या होगा बेटा, कम। अब अगर इसको ग्राफ पे हम बनाते हैं बेटा, तो आई और वी का जो स्लोप होता है किसको जाहिर करता है बेटा, कंडक्टेंस को। आपको पता है बेटा इस कंडक्टर की कंडक्टेंस क्या है, ज्यादा है, तो इसका स्लोप ज्यादा होगा बेटा, ये हो जाएगा टेम्परेचर T1 वाले का स्लोप, क्योंकि इसकी कंडक्टेंस क्या होगी, ज्यादा। जबकि इसका जो स्लोप होता है ना बेटा, ये रेजिस्टेंस को जाहिर करता है, इसका जो स्लोप होता है ये रेजिस्टेंस को जाहिर करता है, इसका जो स्लोप होता है वो कंडक्टेंस को जाहिर करता है। ये बेटा आई और वी का ग्राफ है, ये किसका है बेटा, वी और आई का है। अगर V और I के दरमियान V एक y एक्सिस पे रखते हैं और I पे, तो इसका स्लोप रेजिस्टेंस को जाहिर करता है। तो बेटा इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम, रेजिस्टेंस कम होगी तो इसका स्लोप ये होगा टेम्परेचर T1। दोनों पे देखिए फर्क आता है, ये I है, ये V है, ये V है, ये I है, एक्सिस चेंज है बेटा, ध्यान रखिएगा, ग्राफ के अंदर एक्सिस चेंज होने से स्लोप चेंज हो जाएगा। ठीक है,
अब अगर हम इसको इस तरह से करते हैं बेटा ग्रीन का, इसकी बेटा जो होती है वो कंडक्टेंस कम है बेटा, ये टेम्परेचर T2 है, तो यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी। जिसकी कंडक्टेंस कम होती है उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है, इससे हो जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ग्राफ के अंदर कौन सा एक्स पे है कौन सा वाई पे, से चीजें बदलती है बेटा, एक्स और वाई को चेंज करने से चीजें बदलती है। ठीक है, अब ये जो है वो इसके अंदर ध्यान में रखिएगा। आपका जो नया बुक आ रहा है बेटा, अब आप तो लोग तो चले गए, लेकिन जो फर्स्ट ईयर का नया आया है जो बुक आने वाला है, उसके अंदर ग्राफ का फर्स्ट चैप्टर के अंदर ग्राफ रखे गए, ग्राफ को सिखाना, जो अनफॉर्चुनेटली आपके बुक में पहले है नहीं, तो ये रखे गए नए बुक के अंदर आ रहे हैं ग्राफ का, कि कौन सा एक्स पे होता है और कौन सा वाई, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का आ रहा है बेटा। तो ये बेटा होता है, ये टी और ओम्स लॉ का रिलेशन होता है। अब आज का आखिरी टॉपिक है बेटा हमारा कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है बेटा। टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है, या टेम्परेचर कोएफिशिएंट किसको कहा जाता है बेटा, अल्फा। ठीक है बेटा, देखिए बेटा, सपोज करें हमारे पास एक कंडक्टर है, सेम कंडक्टर है बेटा, सेम कंडक्टर है। अगर इसका हम करते हैं बेटा कि टेम्परेचर है बेटा 0 डिग्री, टेम्परेचर T2 है T°C बेटा। ठीक है, आपको पता है बेटा कि 0 डिग्री पे जो रेजिस्टेंस होती है बेटा वो R0 होती है। मीन्स ये जो R1 होगी बेटा ये हो जाएगी R0, और इसकी रेजिस्टेंस R2 हो जाएगी बेटा, क्या हो जाएगी, RT होगी। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होगी, चेंज होगी बेटा। अब बेटा एक बात है कि चेंज इन रेजिस्टेंस, सपोज करें इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, रेजिस्टेंस क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। जाहिर सी बात है कंडक्टर का टेम्परेचर 0 से बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। डेल्टा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा डेल्टा टी के। डेल्टा आर मीन्स चेंज इन रेजिस्टेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेल्टा टी के बेटा, कि जितना टेम्परेचर ज्यादा चेंज होगा उतनी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज्यादा चेंज होगी बेटा। अब दूसरी बात, सपोज करें बेटा आपके पास दो कंडक्टर्स हैं, एक कंडक्टर ये है, एक कंडक्टर ये है बेटा। ठीक है, ये दोनों कंडक्टर आप कह लें बेटा ये दोनों कॉपर के हैं, ये भी कॉपर का है ये भी कॉपर का है। लेकिन अब ये कह लें आप आयरन का, और ये कह लें आप कॉपर का है बेटा। ठीक है, दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। दोनों की रेजिस्टेंस सेम होगी या डिफरेंट होगी बेटा, डिफरेंट होगी, क्योंकि नेचर क्या है बेटा, डिफरेंट है। इसकी बेटा जो रेजिस्टेंस होगी, इसकी R01 बेटा, और इसकी हो जाएगी R02 बेटा। कॉपर की रेजिस्टेंस क्या होगी बेटा, कम होती है, और आयरन की रेजिस्टेंस क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। मीन्स कॉपर की रेजिस्टेंस 0 पे भी कम होगी, अगर वैसे नॉर्मली अगर कॉपर की कम है तो 0 पे भी कम होगी। तो बेटा ये फैक्ट कहती है कि जब चेंज इन रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है R0 के, इसका मतलब है कि जिस मटेरियल की 0 पे ज्यादा होगी ना, उस मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी भी ज्यादा। अगर आप दोनों का टेम्परेचर कॉपर और आयरन का 100 डिग्री बढ़ाओ तो आयरन की ज्यादा बढ़ेगी और कॉपर की कम बढ़ेगी, क्योंकि जिस चीज की 0 पे ज्यादा होती है ना उसके चेंज भी ज्यादा आती है। तो आप कहोगे बेटा कि डेल्टा आर प्रोपोर्शनल जो R0 डेल्टा टी होता है बेटा, या डेल्टा आर इज इक्वल टू अल्फा R0 डेल्टा टी बेटा, ये हो जाएगी इक्वेशन 3 बेटा। कि ये बेटा
चेंज इन रेजिस्टेंस का फार्मूला है बेटा। ठीक है, अगर आप देखते हैं बेटा तो इसके अंदर बेटा ये आ जाता है अल्फा। बेटा आप इसके अंदर देखोगे कि डेल्टा आर इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल्टा टी बेटा। इसको कर दें आप बेटा, इसके अंदर जो अल्फा होता है बेटा इसको हम कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट बेटा। ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है और अल्फा की डेफिनेशन क्या होगी बेटा, डेल्टा आर अपान आर नॉट डेल्टा टी। बेटा आपके बुक में थोड़ा मसला है, शायद माइनस वगैरह लिखा हुआ है, सही कर दीजिएगा। बेटा इसको आप इस तरह से डिफाइन करोगे, चेंज इन रेजिस्टेंस पर ओरिजिनल रेजिस्टेंस बेटा पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर। बेटा एक डेफिनेशन ये होती है, दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है बेटा, डेल्टा आर अपान आर नॉट जो होता है बेटा इसको कहा जाता है फ्रैक्शनल चेंज। इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस बेटा। तो आप इसको अल्फा को इस तरह भी कह सकते हैं, डेल्टा आर अपान आर नॉट इंटू 1 डेल्टा टी। तो आप कह सकते हैं बेटा कि फ्रैक्शनल, ये बेटा फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, इस तरह से हो जाए। ये फ्रैक्शनल चेंज होती है बेटा, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर, इस तरह भी कह सकते हैं। अब अल्फा का यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, इसका जो यूनिट होगा बेटा, ठीक है, इसका यूनिट हो जाएगा बेटा ओहम अपान ओहम इंटू 1/केल्विन। ओम अपान ओम कैंसल बेटा, इज इक्वल टू पर केल्विन और पर डिग्री सेल्सियस। बेटा ये हो सकता है इसका जो है वो यूनिट। अब ये अल्फा होता क्या है बेटा, ये अल्फा जो होता है ये हमें बताता है कि किसी भी चीज की जो रेजिस्टेंस होती है वो टेम्परेचर बढ़ाने से ज्यादा बढ़ेगी या कम बढ़ेगी। जिस मटेरियल का अल्फा ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ेगी, जिसका अल्फा कम होगा उसका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम बढ़ेगी। तो रेजिस्टेंस कम बढ़ेगी या ज्यादा बढ़ेगी ये कौन तय करता है, अल्फा। आप कह सकते हैं कि अल्फा से हमें ये पता लगता है कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस के अंदर चेंज कितनी आती है। जैसे आयरन है उसकी 0 पे ज्यादा रेजिस्टेंस है, उसका 1 डिग्री बढ़ाने से चेंज भी ज्यादा आएगी, और कॉपर की 0 डिग्री पे कम है तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने से चेंज भी कम आएगी। ये तय कौन करता है, ये तय करता है अल्फा। और अल्फा जो होता है वो चेंज इन रेजिस्टेंस से ताल्लुक रखता है, और ये पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। जैसे कंडक्टर है उसका टेम्परेचर 0 से बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगी, चेंज इन रेजिस्टेंस पॉजिटिव। और सेमी कंडक्टर जो होता है उसकी टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होती है तो चेंज इन रेजिस्टेंस नेगेटिव होती है, तो उसका अल्फा नेगेटिव होता है। ठीक है, तो आप कहेंगे बेटा कि जो अल्फा होता है बेटा, अल्फा पॉजिटिव होता है कंडक्टर्स के लिए, इसलिए कि डेल्टा आर पॉजिटिव होता है विथ राइज ऑफ टेम्परेचर बेटा, और अल्फा जो होता है वो निगेटिव होता है बेटा सेमी कंडक्टर्स के लिए।
बिकॉज डेल्टा आर इनका जो होता है बेटा निगेटिव होता है विथ राइज ऑफ टेम्परेचर बेटा, ठीक है। और अल्फा जो होता है, अल्फा ऑफ मटीरियल्स कैन नॉट बी सेम बेटा, सेम नहीं होता, डिफरेंट मटेरियल्स का डिफरेंट होता है, और इससे मटेरियल की पहचान होती है। आप कह सकते हैं कि ये फिंगरप्रिंट की तरह एक्ट करता है, कि डिफरेंट मटेरियल्स का ये डिफरेंट होता है, बेस्ड लाइक अ फिंगरप्रिंट बेटा। अब यहां से फार्मूला आता है बेटा रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर बेटा, रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर का फार्मूला यहां से आता है बेटा। जीरो वाला तो हमने कर लिया बेटा, जीरो वाला होता है बेटा, हमने कर लिया। ये होता है बेटा, यहां से आता है अल्फा इज इक्वल टू बेटा डेल्टा आर अपन आर नॉट डेल्टा टी। डेल्टा आर हो जाएगा बेटा आर टी माइनस आर नॉट अपन आर नॉट डेल्टा टी बेटा। यहां से आ जाएगा बेटा कि आर नॉट डेल्टा टी इंटू अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट। यहां से हो जाएगा बेटा आर टी इज इक्वल टू आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट डेल्टा टी, या कर सकते हैं बेटा आर नॉट कैंसल, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी बेटा। तो ये आ जाएगा रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर का फार्मूला बेटा। इवन यहाँ पे आप जीरो के लिए भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, डेल्टा टी मीन्स गिवन टेम्परेचर -0°C। ये हमेशा ऐसे कैलकुलेट होगा, डेल्टा टी हमेशा ऐसे कैलकुलेट होता है। गिवन टेम्परेचर, सपोज करें अगर मुझे कहा जाए कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर वायर ऑफ लेंथ दिस एंड 30°C, तो गिवन टेम्परेचर कौन सा है 30, तो मैं करूंगा 30 - 0, डेल्टा टी 30 हो जाए, ठीक है। याद रखिएगा, इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है। अब इसको रेजिस्टिविटी के सेंस में भी ले सकते हैं, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट, रो नॉट रोटी हुई मांगी तो देखे, अब आगे मैं कुछ नहीं कह रहा, पॉलिटिकल बातें हैं, समझ आप भी रहे हो। रोटी कपड़ा इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। हमारे पास एक है रोटी के हिसाब से चीजें हैं, तो पॉलिटिकल चीजें मैं नहीं कर सकता। मैं आप कह लें कि एक टीचर हो, तो मैं नहीं कर सकता पॉलिटिकल बातें बर्दाश्त करना मुश्किल है। तो रोटी होता है इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये होता है रेजिस्टिविटी के सेंस में फार्मूला, ठीक है। आगे इंशाल्लाह कल डिस्कस करते हैं, ठीक है।